Hi, today we are going to start with our next chapter, that is biological classification. In this chapter we will discuss about various classification systems and various scientists who give various classification systems. Okay, so first of all इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करने की कोशिश की और कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले एरिस्टोटल ने 2000 ईयर बैक, है ना, सबसे पहली बार लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करने की कोशिश की और उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो मेजर किंगडम्स या दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, दैट इज प्लांटे एंड एनिमेलिया, मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, दो मेजर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया. प्लांट्स को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, इन तीन कैटेगरीज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. लाइक हाइट को उन्होंने एक कैरेक्टर ले लिया कि हाइट के बेसिस पे डिवाइड किया उन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल. एनिमल जो थे उनको उन्होंने आरबीसी की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे, कि किसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है और किस एनिमल के अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, उस बेसिस पे दो के अंदर डिवाइड किया. लाइक इनेमिया, एनीमिया और इनेमिया. एनीमा के अंदर उन्होंने क्या किया, जिनके अंदर आरबीसी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आरबीसी नहीं होती थी, उस कैटेगरी के अंदर क्या आने लगे आपके एनेमा. और एनेमा वो होते थे जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती थी. ओके, तो ये दो मेजर कैटेगरीज उन्होंने ली. सिंपल कैरेक्टर उन्होंने लिया जो उनको लगा कि क्लासिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी है. ध्यान रखिए, सबसे पहली बार जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम देने की कोशिश की या सबसे पहली बार जिन्होंने लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई करने की कोशिश की, वो कौन थे? एरिस्टोटल एंड थियोफेरेस्टस लाइक. अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, प्लांट्स को जो तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एरिस्टोटल ने किया है. बट अगर एक्चुअल में देखें तो ये वाली चीज़ थियोफेरेस्टस ने बताई थी कि प्लांट्स को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इट इज़ हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. ये थियोफेरेस्टस ने बताई थी, जो क्या थे, हम लोग पढ़ते हैं फादर ऑफ बॉटनी थे. बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं. बट आपको एक्चुअल चीज़ भी ध्यान रखनी है, देयर इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है इस चीज़ के ऊपर. नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करते हैं. एनीवे, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहली बार ये क्लासिफिकेशन दिया था. ऑल्दो अब इसका कोई वो नहीं है, हम इसको नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, बिकॉज इसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो गई, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गई और नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आ गए. बिकॉज इसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे, आप सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारी वेराइटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, तो इसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया. बट ऑल्दो इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज पहली बार जिसने एक स्टेप अहेड लिया इस फील्ड के अंदर कि यार करना चाहिए क्लासिफिकेशन, वो कौन थे? वो एरिस्टोटल ही थे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है. नेक्स्ट है आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन की अच्छा, इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो पूरा क्लासिफिकेशन है ना, जितना भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको हम लोग तीन ब्रॉड कैटेगरीज में देखते हैं. जिन्होंने भी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसको हम तीन मेजर ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर देखते हैं. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग सिंपली या फिर ये जो डिस्कवरी करते हैं या जो क्लासिफिकेशन सिस्टम देते हैं, इन लोगों ने सिंपली एक या दो कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन कर दिया. ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक और दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के, मॉर्फोलॉजिकल जो बाहर से विजिबल हो, है ना, मॉर्फोलॉजी, तो ऐसा सिस्टम तो क्या कहलाता था? आर्टिफिशियल. तो एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो भी किसके अंडर आएगा? आर्टिफिशियल. ये भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम था, तो आर्टिफिशियल आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट जो पार्ट है वो होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जब भी हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो कंसिडर करते ही करते हैं, इसके साथ साथ जब भी एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी हम लोग कंसिडर करने लग जाएं, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? नेचुरल सिस्टम. तो नेचुरल सिस्टम के अंदर क्या हुआ, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया. अब ये हम लोग फर्दर नेक्स्ट अलग अलग मतलब चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. लाइक प्लांट के अंदर कौन सा आर्टिफिशियल था, कौन सा नेचुरल था, कौन सा फाइलोजेनेटिक था, है ना.
तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, आर्टिफिशियल समझ में आ गया, नेचुरल सिस्टम समझ में आ गया। थर्ड जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो होता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स तो देखते ही देखते हैं, इसके साथ में फाइलोजेनी भी देखते हैं। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई तो कर रहे हैं हम लोग, बट इवोल्यूशन के बेसिस पे भी हम इनको क्लासीफाई करेंगे, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये तीनों क्या है, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के मतलब बेसिस पे, किस बेसिस पे डिवाइड करना है, वो तीन थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, एरिस्टोटल की बात हो गई थी। नेक्स्ट है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कैरोलस लीनियस, ठीक है, जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है, जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। आपको याद रखनी है सारी चीज़ें, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है, कुछ भी हार्ड जैसा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बट हाँ जो एग्जांपल्स हैं वो सब तो हमें याद करने ही पड़ेंगे और कह लो रटने पड़ेंगे जो भी है, बिकॉज बायोलॉजी इज रट्टाफिकेशन ही है। आप लोग कितना ही समझने की चीज़ें समझ लेंगे, बट जो रटना है वो तो रटना ही है, नेम्स वगैरह तो वाली चीज़ है। बट देन ऑल्सो अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, इसमें मार्क्स कभी नहीं कटते हैं, बिकॉज आपको सीधा याद करना है, कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, वही प्लांटे एनिमिलिया। बट ध्यान रखिएगा, इन्होंने कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे, इन्होंने थोड़े अच्छे कैरेक्टर्स को लेते हुए आगे डिवाइड किया। तो इन्होंने प्लांटे को आगे जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे, इन्होंने प्लांट को आगे फर्दर बहुत सारी 21 to 24 फैमिलीज के अंदर आगे फर्दर डिवाइड किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। बट वो चीज़ हम प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, कैरोलस लीनियस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अकॉर्डिंग पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो कैटेगरी में बांटा गया था, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ओके, द नेक्स्ट इज थ्री। अच्छा अब देखो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे क्यों चल रहा है, क्यों दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यही क्यों नहीं मान लेते, अच्छा यही तो होता है, इसलिए नहीं क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस ये थे, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हुए कुछ कैरेक्टर्स का ध्यान नहीं रखा। लाइक इन्होंने ये नहीं बताया कि इनमें से कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर को हम कहाँ रखें, मल्टीसेलुलर को कहाँ रखें, ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने सेल टाइप नहीं डिस्क्राइब किया कि कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, ठीक है, इन्होंने फाइलोजेनी का भी ध्यान नहीं रखा था, ऑल्दो इसके अंदर इन्होंने और फर्दर डिविजन्स किए थे, तो फाइलोजेनी का भी इन्होंने क्या नहीं रखा था, ध्यान नहीं रखा था। और सबसे मेन जो चीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे साइंटिस्ट जो भी आगे डिस्कवरी करते थे उन्होंने ये लिमिटेशंस निकाला। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना है, यूग्लिना आज हम जानते हैं एक प्रोटोजोआ है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसको कहाँ प्लेस करें, बिकॉज यूग्लिना के अंदर बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर है। प्लांट का कैरेक्टर क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, और एनिमल कैरेक्टर क्या है, एनिमल कैरेक्टर ये है कि उसके अंदर सेल वॉल नहीं है। तो प्लांट का कैरेक्टर भी है, एनिमल का कैरेक्टर भी है। अब इसको हम कहाँ प्लेस करें, हमारे पास दो ही ग्रुप हैं, प्लांटे या एनिमिलिया, किसके अंदर प्लेस करें, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आने लग गई थी। तो ये कैरोलस लीनियस की लिमिटेशन हो गई थी, ये इसके लिए कोई आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो फर्दर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने आगे तीसरा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। उन्होंने बोला एक काम करो, पूरे किंगडम्स को तीन में डिवाइड कर लेते हैं। उन्होंने एक नया किंगडम निकाल दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। और ये साइंटिस्ट कौन थे, अर्नेस्ट हैकल। हैकल ने सबसे पहली बार थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अकॉर्डिंग प्लांटे एनिमिलिया तो थे ही, और उन्होंने एक और किंगडम नया डिस्कवर कर दिया, दैट इज प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने क्या किया, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गए, ठीक है, आपके बैक्टीरिया को भी इन्होंने इसी के अंदर प्लेस किया था, ध्यान रखना, प्रोटिस्टा के अंदर। अब फर्दर वही इसकी भी लिमिटेशंस आने लगी। जब कुछ साइंटिस्ट ने आगे फर्दर स्टडी की तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है उसको आप प्रोटिस्टा में नहीं प्लेस कर सकते, बिकॉज उसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है, एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो इन तीनों से ही मैच नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, लाइक सेल वॉल की प्रेजेंस होना, बट एक अलग टाइप की सेल वॉल लाइक पैक्टिडोग्लाइकेन, वो तो आप इन तीनों के अंदर कहीं प्लेस नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए, तो नेक्स्ट क्या हुआ, आगे फर्दर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कॉपलैंड ने। इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को चार मेजर किंगडम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया, दैट इज मोनेरा, ठीक है, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, देन प्लांटे एंड देन एनिमिलिया।
अब मोनेरा के अंदर क्या रख दिए गए, आपके सारे बैक्टीरियाज प्लेस कर दिए गए, ठीक है। नाउ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि बैक्टीरिया के लिए एक नया ही किंगडम बन गया है, ठीक है। तो इन्होंने बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी और सारे बैक्टीरिया को इधर प्लेस कर दिया, जितने भी आपके बैक्टीरिया, जितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनको। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब एक बात और आई, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम, जो फंजाई होता है ना, आज हम लोग जानते हैं, उस टाइम पे नहीं पता था, बिकॉज फंजाई किंगडम ही नहीं डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो पता चला कि मशरूम जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको कहाँ प्लेस किया जाए, बिकॉज इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो तो इन चारों से भी मैच नहीं करते, कुछ कैरेक्टर बिल्कुल अलग हैं, लाइक सेप्रोफिटिक होना, है ना, बिल्कुल ही एकदम एक्सक्लूसिवली सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये। तो ये भी, इसमें भी लिमिटेशंस आने लगी। फॉर दैट मैटर क्या आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। इट इज़ गिवन बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने सबसे पहली बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया, दैट इज फंजाई। तो इन्होंने 5 किंगडम दिए थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। ओके, एंड ये फाइलोजेनी के बेसिस पे था, यू हैव टू रिमेंबर दैट, बिकॉज सबसे पहले मोनेरन्स आए, देन उनसे प्रोटिस्टा इवॉल्व हुए, देन आपका फंजाई, देन प्लांटे एंड देन लास्ट एनिमिलिया। ये फाइलोजेनी के बेसिस पे था। ओके, ऑल तो पीछे वाले भी फाइलोजेनी के बेसिस पे ही थे। देखो यहाँ से फाइलोजेनी स्टार्ट हो गई थी, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया एंड ऑल, फिर आगे नेक्स्ट चीज़। अब क्या हुआ, हाँ, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई सच, मतलब इसके अलावा कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं बचे थे जो इन कैटेगरीज के अंदर नहीं डाल दिए जा सके, ऐसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचा था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना गया, जिसको हम लोग आज तक फॉलो करते हैं। ओके, तो ये सबसे मोर एडवांस और जिसको हम लोग मानते हैं, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग आज स्टडी करते हैं, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ओके, इसके बाद भी एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूज, ठीक है, कार्ल वूज, इन्होंने क्या किया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने बोला जो मोनेरा किंगडम है वो बहुत वास्ट है, मतलब बैक्टीरिया अपने आप में इतने ज़्यादा हैं, इनकी वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर भी 2 कैटेगरी करनी चाहिए, 2 किंगडम्स बना देने चाहिए अलग। तो इन्होंने क्या किया, मोनेरा के 2 किंगडम्स बना दिए। आर्की बैक्टीरिया, मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तो इन्होंने मोनेरा को 2 में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की मीन्स, आर्की टर्म इज यूज फॉर प्रिमिटिव, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, सबसे पहले जो अर्थ पे अराइज हुए थे। देन इन्होंने दूसरा किंगडम बनाया यू बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया थे जो थोड़े से एडवांस थे, जो इवॉल्व हुए थे आर्की बैक्टीरिया से, बट कैरेक्टर्स बहुत थोड़े, मतलब काफ़ी डिफरेंस था इन दोनों के अंदर। तो मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंदर। तो अब क्या हुआ, 6 किंगडम्स बन गए, 6 किंगडम बन गए, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, देन आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। इस तरीके से पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट साइंटिस्ट से, ठीक है। आज जो हम सबसे ज़्यादा, जिसको हम लोग मतलब जो सबसे एडवांस है, जिसको हम लोग मानते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर। इन नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या बेसिस थे। देखो, किसी भी चीज़ को जब भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, कुछ बेसिस पे करते हैं। मुझे क्लासिफिकेशन करना है तो मैं यूँ उठा के तो ग्रुपिंग कर नहीं दूंगी, अच्छा तुम इधर इकट्ठा दिख रहे हो, मुझे क्लम्प्ड दिख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे ग्रुप नो। हम लोग किसी ना किसी बेस को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं, वेदर वो बेस जेंडर हो, वेदर वो बेस, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, मतलब किसी ना किसी बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिस साइंटिस्ट को बताने होते थे कि मैंने इस बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। तो इन नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट, अभी हम लोग इसके बाद, जस्ट इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेसिस लिए थे R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने के लिए। ओके, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ विल डिस्कस क्राइटेरिया और बेसिस ऑन विच 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर ने दिया था वो था। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 5 बेसिक क्राइटेरिया लिए थे। पहला जो क्राइटेरिया था डिवाइड करने का, जो पहला कैरेक्टर था वो था सेल टाइप। सेल टाइप और सेल कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेल प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है, जिनका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का है। एंड यूकैरियोटिक आर दोज एनिमल्स जिनका न्यूक्लियस एडवांस टाइप का है।
और आपको सबको कैरेक्टर्स पता है प्रोकैरियोटिक के। आपको मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर विच लैक ट्रू न्यूक्लियस। एंड वाई दिस इज बिकॉज ऑफ दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, इन्होंने जो नेक्स्ट क्राइटेरिया लिया डिवाइड करने के लिए वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके बेसिस पे इन्होंने वही एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वो ऑर्गेनिजम्स होते थे विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से होते थे। और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स आर कंसिस्ट ऑफ मोर देन सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट विल बी कंसिडर्ड इनटू, मतलब उनके अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाता है, सेल के बाद टिश्यू फॉर्मेशन होने लग जाता है। एंड देन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ओके, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड मैनी मोर। नेक्स्ट थर्ड जो उन्होंने क्राइटेरिया लिया डिवाइड करने का वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला किसी भी ऑर्गेनिज्म के 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं, 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। कौन कौन से? मेनली 2, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव ऑल द मशीनरी, ऑल द सब्सटेंस बाय विच with the help of that they can synthesize their own food with the help of sunlight or chemicals, anything. Okay, तो ऐसे organisms क्या कहलाते थे? Autotrophic. And that organism which are not capable of synthesizing their food by their own, they are considered heterotrophic. उनको हम लोग heterotrophic बोलते थे। अब इनको हम लोगों ने फर्दर आगे डिवाइड किया। heterotrophic 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? heterotrophic में पैरासाइटिक, देन आपका सेप्रोफाइटिक एंड देन होलोजोइक। देखिए एक और कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक के अलावा एक और कैटेगरी होती है दैट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक कैटेगरी इज दैट कैटेगरी इन विच वो ऑर्गेनिज्म आते हैं सिम्बायोटिक कैटेगरी के अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एसोसिएशन के अंदर सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ऑर्गेनिज्म, जैसे आप लोगों ने लाइकेन देखा होगा, ठीक है, लाइकेन्स आर दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। विल डिस्कस फर्दर इन चैप्टर फॉर दिस मैटर। हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग फंजाई डिस्कस करेंगे, बिकॉज फंजाई क्या होते हैं, प्रोमिनेंटली सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, तो ये 3 क्राइटेरिया तो बेसिक क्राइटेरिया थे जो हम लोगों ने कहा 9th में भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। इन्होंने रिप्रोडक्शन भी क्राइटेरिया लिया जिसके बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म इन्होंने बताए कि वेदर यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं एंड यूनिसेक्सुअल नॉट एसेक्सुअल, ओके, एसेक्सुअल भी हो सकते हैं एंड सेक्सुअल भी हो सकते हैं। ये 2 टाइप का रिप्रोडक्शन। 5th जो इन्होंने कैरेक्टर लिया वो क्या था? फाइलोजेनी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 बेसिक क्राइटेरिया थे, 5 बेसिक कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पे R.H. विटेकर ने, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो लिविंग वर्ल्ड को इन 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था? डिवाइड किया था। इसको याद रखने के लिए आप इन 3 के लिए एक चीज़ याद रखेंगे जो कि मैं 9th में भी मैंने बताया था। कौन से याद रखेंगे? बेसिक 3 कैरेक्टर है, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, 3 चीज़ें। एंड देन आपका रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कौन आरपी, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। ये 5 कैरेक्टर्स ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन आते हैं इसके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिराइव हुआ था, ओके। नाउ विल डिस्कस, एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस कैरेक्टर, इन सब कैरेक्टर्स के बेसिस पे R.H. विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को किस किस कैटेगरी के अंदर डाला। ये जो हम पढ़ते हैं मोनेरा, ठीक है, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे।
नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं इन 5 किंगडम्स के क्या क्या कैरेक्टर्स थे। ठीक है, जो हम लोगों ने कैरेक्टर्स पढ़ी किस किस के अंदर आते हैं। देखिए सबसे पहले सेल टाइप की अगर हम लोग बात करें, पहला कैरेक्टर हम लोगों ने लिया है सेल टाइप। सेल टाइप मोनेरा के अंदर हम लोगों ने सेल टाइप 2 टाइप के पढ़े थे। क्या क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मोनेरा के अंदर क्या आता है? प्रोकैरियोटिक टाइप। ओके, देन प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक, पंजाई के अंदर सेम यूकैरियोटिक, प्लांटे भी यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमेलिया ऑल्सो यूकैरियोटिक। मीन्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मोनेरा आर दी ओनली या मोनेरा इज द ओनली किंगडम इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक, दैट यू हैव टू रिमेंबर। द नेक्स्ट थिंग इज दैट बॉडी ऑर्गन, अगर अच्छा इसके अलावा सेल टाइप मैंने ये बता दिया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो वो अलग से इसमें लिखने की जरूरत नहीं है फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनसीईआरटी के अंदर अलग से दे रखे हैं, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताऊं अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी एंड होगी। ठीक है, दैट यू हैव टू। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मोनेरा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, प्रोटिस्टा दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर, you have to be remember. Fungi multicellular, they are also multicellular and they are also multicellular. तो आपको क्या चीज पता चली कि मोनेरन्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। तो जब भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाएगी मोनेरा, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर की बात की जाएगी प्रोटिस्टा, बाकी सारे सिमिलर हैं, अभी तक सारे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हैं प्रोटिस्टा के बाद। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर लिया गया वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोगों ने पढ़ा 3 टाइप का मोड है, 2 टाइप का मोड है। मोनेरा के अंदर क्या होता है? ये बोथ ऑटो भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड फॉलो करते हैं और बहुत सारे हिटेरो भी करते हैं। हिटेरो के अंदर पैरासिटिक भी, सेप्रोफिटिक भी। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक या फिर होलोजोइक, इनका क्या मतलब है, बट देन ऑल्सो विल डिस्कस। देखिए हीटरोट्रॉफिक के अंदर 3 कैटेगरीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। कौन कौन सी? सबसे पहली पैरासिटिक। देखिए पैरासिटिक वो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना खाना लेता है। ध्यान रखिए, वो खुद बनाने में कैपेबल नहीं है बिकॉज इट इज हीटरोट्रॉफिक, बट लेता कैसे है? क्या मोड है उसका? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है, तो इसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना ले रहा है इस टाइप का पैरासिटिक, उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और जहाँ से वो खाना ले रहा है अपना उसको बोलते हैं होस्ट। तो पैरासाइट एंड होस्ट के बीच का जो ये जो टाइप ऑफ मोड है ये कहलाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टो। या तो ये होस्ट की बॉडी के अंदर रह के न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, दैट इज एंडोपैरासिटिज्म। और जब भी ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर है ना, अबाउ द सरफेस के ऊपर अगर करेंगे तो वो है एक्टोपैरासिटिज्म। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहला हो गया हीटरोट्रॉफिक के अंदर। दूसरा होता है हीटरोट्रॉफिक के अंदर दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हीटरोट्रॉफिक के अंदर ही, मतलब इसकी सब कैटेगरी है। ठीक है, वो क्या है आपका? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिज्म मस्ट बी डेड, वो डेड होना चाहिए तभी, लिविंग के अंदर वो नहीं रहता है, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना डिराइव करता है, दैट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऐसा जनरली कौन करते हैं? फंजाई करते हैं। रॉटन जो थिंग्स होती हैं, डेड एंड डिके मैटर होता है, उसके ऊपर वो वर्क करते हैं, उसको उससे ही न्यूट्रिशन लेते हैं, सो दैट। और होलोजोइक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या करते हैं? फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेते हैं, देन उसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, दैट इज डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन एंड ऑल एसिमिलेशन, वो सारे प्रोसेस, तो वो कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको अब हीटरोट्रॉफिक की सब कैटेगरीज पता चल गई हैं अच्छे से। सिम्बायोटिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही था। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा के अंदर अब क्या आएगा? दे आर ऑल्सो बोथ टाइप, ऑटो भी हो सकते हैं एंड हिटेरो भी हो सकते हैं, मेनली ऑटो होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फंजाई की अगर बात करें, दे आर प्रोमिनेंटली सेप्रोफाइटिक, सम ऑफ देम आर पैरासिटिक ऑल्सो, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं बट मेनली ध्यान रखिएगा सेप्रोफिटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक तो कोई होते ही नहीं है इनके अंदर। नेक्स्ट है आपका प्लांटे आर एक्सक्लूसिवली ऑटोट्रॉफिक,
बट सम लाइक कसकट्टा, अमरबेल, दे आर कम अंडर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक का एक टाइप, पैरासिटिक भी किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे पिक्चर प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एनिमीलिया, दे आर मेनली क्या, दे आर हीटरोट्रॉफिक, ठीक है, और हीटरोट्रॉफिक में मेनली होलोजोइक, ठीक है, इस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी जो लोअर एनिमल्स हैं वो आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, बट होंगे सारे के सारे हीटरोट्रॉफिक हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल यू नो वेरी वेल, सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है। अब मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं होती है। हम लोगों ने जनरली सेल वॉल वर्ड कहाँ इनकाउंटर किया था, वी डिस्कस सेल वॉल वर्ड इन प्लांट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की थी ये चीज़। सो हमें क्या ध्यान रखना है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है बट नॉन सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज की मिलके बनी हुई नहीं होती है, जो कि प्लांट के अंदर सेल्यूलोज की होती है, यहाँ पे सेल्यूलोज की नहीं होती, यहाँ पे किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। PIDO, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, जिसको हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं और म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं, ठीक है, सेम नेम है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की मिलके बनी होती है। देखो पेप्टिडोग्लाइकेन क्या सब्सटेंस होता है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटीन दैट इज पेप्टाइड्स, आपके प्रोटीन्स जुड़ के, छोटे छोटे प्रोटीन जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाते हैं दैट इज पेप्टाइड्स, और शुगर्स दैट इज सेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो शुगर्स एंड प्रोटीन का ये कॉम्बिनेशन होता है ये मॉलिक्यूल पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसकी सेल वॉल मिलके बनी होती है मोनेरन के अंदर, मोनेरास के अंदर। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल होती भी है और नहीं भी होती, इट इज़ नॉट डिफाइंड, सेल वॉल हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंजाई। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सक्लूसिवली अ सब्सटेंस जो हम लोगों ने पढ़ा है काइटिन, ठीक है, इसको आप चिटिन बोलते हैं या जो भी है, काइटिन, इसके मिलके बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट के अंदर आपको पता है सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, हाँ, ठीक है, फर्दर डेरिवेटिव्स भी इसमें जुड़ते जाते हैं, बट मेन जो कंपोजिशन होता है सेल वॉल का प्लांट्स के अंदर दैट इज सेल्यूलोज। नेक्स्ट है एनिमल के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है एनिमल्स का, ये आपको ध्यान रखना है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो मोनेरा के अंदर मेनली एसेक्सुअल, मेनली क्या, सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ऑल्दो ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि देखिए एसेक्सुअल में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है ना, एंड सेक्सुअल के अंदर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, मेल एंड फीमेल दे कम इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड देयर गैमेट्स गेट फर्टिलाइज। तो उसके अंदर जेनेटिक मतलब उसके अंदर क्रोमोसोमल जो आपका जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, जो आपका क्रोमोसोम होता है, जो आपका फ्रेगमेंट होता है, वो सब एक्सचेंज होता है, ठीक है, जाते हैं एक सेल से दूसरी सेल में। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, बट ये सेक्सुअल, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फॉलो नहीं करते, हम आगे पढ़ेंगे मोनेरन्स के बारे में, बट कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फिनोमिना करते हैं, लाइक ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन, कंजुगेशन, ये 2-3 टाइप के प्रोसेस हैं जो ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह करते हैं, बट वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये मेनली क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एसेक्सुअल करते हैं मेनली, बट सेक्सुअल भी इन्होंने करना स्टार्ट किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ से आया वो थे प्रोटेस्टेंट्स, इन्होंने सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था, यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग वेरी वेल। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों, आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, इनमें भी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होते हैं प्लांटे के अंदर। एनिमिलिया के अंदर मेनली सेक्सुअल होता है, एक्सेप्ट सम स्मॉल और सिंपलर ऑर्गेनिजम्स विच फॉलो एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आपका सारा का सारा क्या हो गया, हम लोगों ने डिवीजन कर दिया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो किंगडम है वो क्या क्या कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं इनमें से,
कौन कौन से कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं और किस टाइप के। तो ये हम लोगों ने सारा अभी तक क्या पढ़ लिया, पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है डिस्कस्ड। नाउ हम लोग चैप्टर के अंदर एक एक किंगडम को लेंगे एंड देन विल ब्रॉडली, ठीक है, इसके अंदर हम लोग डीपली इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वेदर वो इनका सेल टाइप हो, इनका रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, इनका न्यूट्रिशन हो, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिए क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत अच्छे आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्लीज़ आप इसको स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, बहुत मन से पढ़ें, ये ईजिली लर्न हो जाता है। तो यहाँ तक बहुत ईजी चैप्टर है, आगे भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज मोनेरा। मोनेरा किंगडम्स के बारे में हम लोग, मोनेरा किंगडम के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।